बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुनीब हामिद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़ और मेरे साथ मौजूद हैं साजिद साहब। सर कैसे क्या हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक मुनीब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मौसम एंजॉय हो रहा है इस्लामाबाद का आज? हाँ, बड़ा अच्छा। आज तो धूप है माशाल्लाह, अच्छा है। काफ़ी दिनों के बाद अच्छा एक हमें मौसम मिला बारिश है। की भी पेशन गोई है थोड़ी सी, तो मौसम और खुशगवार हो जाएगा लगता है चलो फ्यूचर में। खुदा करे बारिश टल जाए अच्छा। और धूप रहे, क्योंकि मेरे बारिश हाल में विटामिन डी की बड़ी ज़रूरत है हमारे पाकिस्तानियों को। स्पेशली सेनेटर्स को सर, उनसे राज नहीं रखे जाते। ओ, इन ब्रीफिंग कैमरा आर्मी चीफ आए, ब्रीफिंग दिया, जो उन्होंने बोला शाम को सारा मीडिया के ऊपर। बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। और हालांकि जो कमिटमेंट थी इनकी वो ये थी कि आईएसपीआर खुद इसकी रिलीज़ करेंगे, इसकी जबकि इंफॉर्मेशन की। जबकि आईएसपीआर ने मीडिया से बोला कि आफ्टर द ब्रीफिंग कि इन अ वीक्स टाइम, एक हफ्ते बाद हम मुकम्मल ब्रीफिंग देंगे इस मीटिंग के बारे में। एग्जैक्टली, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव नौयत के एक सेशन था कि जिसमें आपकी टॉप रैंक लीडरशिप आर्मी की वहाँ पे मौजूद थी। फिर सेनेट जो है एक अपर हाउस है, और जो कि पाकिस्तान की पॉलिसीज़ बनाने में, उसके डिसीजंस को फाइनल करने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। तो मैं ये देख रहा था कि जब ये आया सारा सिनेरियो सामने, तो एक इतने बड़े अपर हाउस की हम जब बात करते हैं सेनेट की, और जिम्मेदार लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं जो मुल्क को रन कर रहे हैं। मुल्क को रन कर रहे हैं, और इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा, मैं इस समझता हूँ कि ये ना सिर्फ हमारी कौम के लिए मैसेज बड़ा अच्छा नहीं गया, बल्कि इंटरनेशनली भी कि हमारे सेनेट से कैसे बात लीक हो सकती है। अगर सेनेटर से लीक हो सकती है, अवाम को क्या मैसेज गया होगा? मैं वही कह रहा हूँ ना। मतलब अवाम तो ये समझ रही होगी कि भाई हमारे अगर लीडर्स ही ऐसे हैं तो फिर हमें बड़ा कौन पकड़ो। अनफॉर्चुनेट है। देखें, पहले डॉन लीक्स हुआ, बिल्कुल, वेरी अब उन्होंने यहाँ पे सेनेटर्स ने ये बात की, तो आर्मी की तो नीयत पे कोई शक नहीं है। वो तो बड़े अच्छे जेस्चर के साथ गए थे और बड़ी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर हुई वहाँ पे अपर हाउस में, बिल्कुल बिल्कुल। और जो कमिटमेंट थी एक दफ़ा फिर से ब्रीच हुई है यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर रविश रही तो ये रविश अच्छी नहीं है हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है, क्योंकि जब हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो सबको एक पेज पे होना चाहिए। And- और जो आपकी एक कमिटमेंट है, अगर एक अपर हाउस के सीनियर लोग उस कमिटमेंट को नहीं फुलफिल करते, जबकि सेनेट के चेयरमैन का काफ़ी रंजीदा होकर उन्होंने इस पे बात की कि भाई ये कैसे होगा जब इन कैमरा सेशन था ये। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं फिर देखता हूँ कमिटमेंट ब्रीच हुई है वहाँ। इररिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द सेनेटर्स ड्यूरिंग, हम लोग देख रहे थे ब्रीफिंग, मीडिया के ऊपर सुर्खियां ऑलरेडी चल रही थी कि भाई अब ये बात हो रही है, अब आर्मी चीफ ने ये किया है, अब उन्होंने ये किया है। तो ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी से पाकिस्तान का ऑब्वियसली एक अवाम में भी बड़ा एक गुस्सा और गम हो गई होगा, लेकिन इसका फ़ायदा किसको हुआ होगा? बेसिकली इंफॉर्मेशन ये ब्रीच हुई है, इसके पीछे आपको क्या लगता है, कोई एजेंडा है? देखिए, इंफॉर्मेशन जो है ब्रीच करना, ये तो अगर आर्मी की तरफ से आती है, क्योंकि उन्होंने जाके उनको सारी इंफॉर्मेशन दी है, उनसे बात की है, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा ऑथेंटिक होता, और ज़्यादा मैं समझता हूँ उसकी एक वैल्यू होती है कि एक उन्होंने जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया वो गए हैं। मगर ये छोटे छोटे जो टिकट्स चल रहे हैं, इंफॉर्मेशन आ रही है, सारा हो रहा है बिट्स एंड पीसीज में जो सारी बातें हुई है। तो और दूसरा ये है कि ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा, जैसे पहले हमने बात की, मगर इससे दूसरी कुव्वतों को शय मिलती है कि आपके अंदर की खबर अभी शायद वो फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंची चीज़ और आपने लीक कर दी है। तो मैं समझता हूँ इस पर नीचे से लेकर ऊपर तक हमें अपनी अपनी कमिटमेंट्स को रिव्यू करने की तो मेरे ख्याल से अब आईएसपीआर के बाद जो उन्होंने एक हफ्ते बाद एड्रेस करना, तो उनके पास सिर्फ यही स्टेटमेंट्स रह गई होंगी कहने को कि भाई हमसे जमहूरियत को ख़तरा नहीं है, क्योंकि बाकी तो इन्फॉर्मेशन सारी सेनेटर्स ने लीक कर दी हुई ऑलरेडी। वो तो हमने पहले ही बात की कि आर्मी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि वो जमहूरियत को डीरेल करे, और उन्होंने जाके सेनेट में इस चीज़ को इंश्योर कर दिया और रीइंफोर्स कर दिया मेरा ख्याल में। तो ये तो इनकी नाहलियाँ हैं जो ये तो कर रहे हैं। इनके खिलाफ आई गेस कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए, कुछ पॉजिटिविटी, ताकि इन फ्यूचर एक रिस्पॉन्सिबल बिहेव करें थोड़ा सा सेनेटर्स। ये मेरा ख्याल में ये तो
आर्मी वाले ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं क्योंकि पहले भी जब डॉन लीग्स की बात हुई काफ़ी हाइप क्रिएट हुई, उस पर भी थोड़ा सा मेरा हाल में लचक का मुजाहरा किया गया। तो अब मेरा ख्याल में ये इंटायरली अप टू देम कि वो किस तरह से इसको हैंडल करते हैं, मगर इसका एक भेजना चाहिए मजम्मती के ये गलत है और इसके ऊपर फ्रॉम द ISPR। तो सर एक कुछ अफवाहें ये भी हैं कि ये एक जो इजलास बुलाया गया था किसी स्पेसिफिक एजेंडे के तहत बुलाया गया था और जो ब्लैक शीप्स आपकी हमारी हुकूमत में हैं टू गेट सम इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द आर्मी, जो कि वो गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट या स्पेसिफिक पर्सन्स जिनके साथ वो शेयर नहीं करना चाहती थी। तो इस पे क्या कहेंगे, क्या ऐसा कुछ है? तो फिर इनकी नीयतें ठीक नहीं ना। अगर हमने पहले ये कहते रहे जी सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो आर्मी ऐसे करीब, तो अगर इन्होंने इस तरह से हरकत की है जो आप फरमा रहे हैं, तो मैं समझता फिर नीयतें तो फिर इनके ऊपर डाउटफुल है ना। फिर अगर उन्होंने उनको बुला के उन्होंने तो अच्छा जेस्चर दे दिया, बिल्कुल, तो इन्होंने फिर उनके साथ डिच किया। नीयतें तो ऑलरेडी मतलब वो तो वाजे हो ही रही हैं क्योंकि इतना बड़ा ब्रीच हो गया इन कैमरा ब्रीफिंग का। सर मूविंग टुवर्ड्स पाकिस्तान की शहजादी मरीम नवाज का फ्यूचर डाउटफुल लग रहा है सर। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को अगला प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया। सियासत खेली गई है क्योंकि हुदैबिया से उनको नज़र आया कि हम तो सारे बुक हुए हुए हैं, तो हुदैबिया में शहबाज शरीफ का नाम अभी फिलहाल कुछ निकल गया है, तो उन्होंने समझा कि बजाय के घर से बाहर जाए बात, जो कि थोड़ी सी परेशानी लायक है उनको अपने पसंदीदा घर से बाहर जाने की प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने लगाया है, अब्बासी इसके साहब। साथ भी काफ़ी उनके कंसर्न्स रेस होते जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि शायद वो समझ गए हैं कि अब्बासी अब हमारी कोर्ट में नहीं रहा। नहीं, अब्बासी साहब समझ गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के अब इनके साथ खड़े होने का मकसद ये है कि सियासी खुदकुशी। बिल्कुल, जिस तरीके से ये लोग जा रहे हैं जुडिशरी के खिलाफ, आर्मी के तो खिलाफ। अब वो नवाज को नज़र आ गया क्योंकि मेरिट पे तो उन्होंने किसी को लगाया नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उन्होंने लगाया है वफादारियों के ऊपर कि कौन उसके साथ वफादार है, कौन उनका चमचागिरी करता रहा। उन्होंने इस हिसाब से सीटें बांटी हैं और इसी हिसाब से उन्होंने मिनिस्टर्स लगाए हैं, सेक्रेटरीज लगाए हैं, चेयरमैन लगाए हैं। वफादारी पे कॉम्पिटेंसी नहीं है सर। और जो आपने शहबाज शरीफ की बात की, वो क्योंकि हम बात तो बड़ी करते हैं, ये नवाज भी करते हैं कि डेमोक्रेसी। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि इनकी अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी है कि नहीं। ये कहाँ की डेमोक्रेसी है कि एक भाई सीट छोड़ता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है, नाअहल हो जाता है, तो दूसरे भाई को कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर बना देंगे या बेटी को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। अब मरियम बीबी का मसला ये है कि वो तो खुद भी उसमें है पनामा में, बेनिफिशरी जो है इमीडिएट बेनिफिशरी तो वो हैं सारे उनके फ्लैट्स की। तो वो अगर ख्वाब देखें कि अगले इलेक्शन में वो क्वालिफाई हो के इतनी बड़ी पोजीशन ले सकेंगे, तो वो उनकी ख्वाब व ख्याल है। जहाँ तक शहबाज शरीफ का रह गया, तो मैं आपको आज बता दूँ कि ये पॉसिबल है ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये फंसेंगे, हुदैबिया खुलेगा दोबारा, कह तो रहे टाइम बॉन्ड हो गया, मगर मेरा ख्याल है कि इस तरह से कोई और पॉसिबिलिटीज़ है इसमें। और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि नवाज शरीफ ने तो कुछ किया ही नहीं है, जितनी करप्शन के शहजादे शहबाज शरीफ साहब हैं। बिल्कुल सुनने में आए। ठीक है, वो मैं नहीं समझता कि ये मुल्क अब मुतहम्मल हो सकता है एक और बड़े करप्ट आदमी का, शहबाज शरीफ का। तो ये सियासी चाले चल रहे हैं वो देखें, मगर अगला इलेक्शन तो वैसे ही इनका नहीं है क्योंकि कौम इतनी बेदार हो चुकी है। वो चाहती है ऑनेस्ट लोग आए जो वाकई ज़मीर रखते हों, जो पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिशों के मुताबिक डिलीवर कर सकें। साहिब साहब, एज ए कंपैरिजन आपके लिहाज से हु इज़ अ बेटर प्राइम मिनिस्टर, अब्बासी या नवाज? अब्बासी भी नहीं मैं समझता हूँ क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड तो आपको ही पता है उनका। LNG के ऊपर बहुत सारे सिलसिले हैं, ठीक है ना, तो आपको पता है कि मगर अभी मैं समझूंगा कि अगर वो सही तरीके से परफॉर्म करें, डमी ना बने उनका,
पाकिस्तान को सामने रखें सबसे पहले, करप्शन से किनारा करें और डिलीवर करें जो पाकिस्तान के हक में मुफाद में है, तो मैं कहूँगा ठीक है, गुजारा है। मगर कंपैरिजन दोनों का, हाँ दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे अमेरिका के खदशात के बारे में जो उन्होंने दोबारा उठाए हैं पाकिस्तान से मुतलिक, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जाने से पहले मैंने कहा था कि हम लोग डिस्कस करेंगे अमेरिका के कुछ कंसर्न्स के ऊपर। साजिद साहब, अमेरिका, मिडल ईस्ट, अरब ममालिक, आपको अमेरिका की क्या इन्वॉल्वमेंट लग रही है? देखें, अभी जो कल का वाक़या है सऊदी अरेबिया पे, जो यमनी अटैक हुआ है उनके पैलेस के ऊपर, जिसको उन्होंने इंटरसेप्ट कर दिया है, रियाद को टारगेट किया था। रियाद को टारगेट किया था। इसमें अगर इसके बैकग्राउंड में जाकर देखें कि जो सऊदी लेड कॉलिशन थी, जो यमन में प्रॉक्सी वॉर्स थी, चल रही थी, उनकी लड़ाई चल रही थी, तकरीबन 1000 दिन हो चुके हैं उसको। 2015 में लॉन्च हुई थी ये। तो ये सारे बैकलैश चल रहा है। अब उसमें जो नज़र आ रहा है कि वो ईरान भी किसी हद तक उसके साथ खड़ा है, यमन के साथ, और जो वहाँ पे वेपन्स यूज़ हो रहे हैं या जो मिसाइल्स यूज़ हुए हैं वो ईरानी साख के हैं। अब इससे पहले यूएन ने इंटरवीन करने की कोशिश की इसमें कि ईरान जो है वो बिहेव करे, वो ना इतना इसको तूल दे चीज़ को। मगर वहाँ पे दूसरा ये है कि अब देखे, ये इट्स इंटरनेशनल सिनेरियो, उसमें जाकर देखते हैं कि रशिया और चाइना जो कि वीटो पावर रखते हैं, उनका वोट जो है वीटो कर सकते हैं, वो उस पर इंटरेस्टेड नहीं हैं, थे और हैं कि वो यूएन की कोई इंटरवेंशन हो यमन के साथ और ईरान के साथ। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स सा इशू बनता जा रहा है। अमेरिका जो है वो सऊदीया के साथ खड़ा है। अब पाकिस्तान को अपनी पोजीशन लेनी पड़ेगी यहाँ पे। पाकिस्तान ने पहले भी पोजीशन ली बड़ी स्ट्रॉन्ग कि हमने अपने नहीं भेजे, ट्रूप्स नहीं भेजे जब सऊदी अरेबिया ने वॉर लॉन्च की थी। बिल्कुल। अब भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान को भी, क्योंकि अभी तो इनिशियल मेरे ख्याल में फिर से दोबारा से ये राब्ते शुरू हो जाएंगे कि अब पाकिस्तान को भी पोजीशन लेनी पड़ेगी कि हमने पहले अपनी सरहदों की हिफाजत करना ज़रूरी, और पहले हमने अपने घर को बचाना, जैसे पहले इन्होंने किया। इसमें मैं आपको कट करूँगा, सॉरी। जो आर्मी चीफ का बयान था कि अब हम दूसरों की जंगों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो यमन भी दूसरों की जंग है। आपको लगता है पाकिस्तान अपनी सपोर्ट एक्सटेंड करेगा सऊदीया को इस लिहाज में? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जब राहिल शरीफ साहब का जब हुआ तो उन्होंने भी कहा था कि हम नहीं भेजेंगे, और उसके लिए इन्होंने फिर असेंबली में इस चीज़ को अप्रूव करवाया। अब भी मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी फ़ौज और हुकूमत इस पोजीशन में होंगे कि वो अपने ट्रूप्स को बाहर हम भेजें, क्योंकि हमें पहले अपने घर को महफूज करना है। जहाँ तक बात है अफ़गानिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान और यमन की, तो इसमें बहुत सारे, एक तो पॉलिटिकल सिनेरियो है, दूसरा कुछ रिलीजियस भी है, क्योंकि एक तरफ तो सुन्नी है, दूसरी तरफ शिया है। तो खुदा ना करे कि ये और ज़्यादा हाइप क्रिएट हो और एक बड़ा तसादम होने को जाए। मिडल ईस्ट में हम लोग इजराइल के कॉन्टेक्स्ट को, उसके किरदार को नहीं इग्नोर कर सकते। आपको लगता है कि ये भी जो इस वक्त मिडल ईस्ट में एक अपसेटिंग सिचुएशन बनी हुई है, इसके पीछे भी इजराइल फ्यूलिंग कर रहा है? बहुत हद तक मुमकिन है, क्योंकि जब से ये बैतुल मक़दस का इंसिडेंट स्टार्ट हुआ है, इशू चल रहा है, अमेरिका का बड़ा क्लियर स्टैंड है इसके ऊपर
वो कहते हैं कि हमारा प्रॉमिस लैंड है, हमने तो इसको रीबिल्ड करना है, हमने इसको दोबारा से रिवाइव कराना है। जबकि जो इस्लामिक ब्लॉक है वो कह रहा है कि हम इसको नहीं मानते इस डिसीजन को। तो एक टेंशन का माहौल है, लग रहा है कि डिवाइड है इस्लामिक ब्लॉक और जो है क्रिश्चियन ब्लॉक और जूश Jewish ब्लॉक bloc। जो है वो अलग डिवाइड है। अब उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में, हम देख रहे हैं साउथ एशिया में। और अब ज़रूरत है कि OIC जो इस्लामिक कंट्रीज़ की तंजीम है वो एक्टिव रोल प्ले करें। अगर वो इस्लामिक ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रही है तो उसको एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। जबकि हम देखते हैं कि कुछ बड़े ममालिक जो है वो शायद लीस्ट बॉदर्ड नज़र आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान जो है लीड कर रहा है इस चीज़ में। तो ख़ित्ते की जो है सिचुएशन, क्योंकि अब खुदा न खास्ता अगर वॉर होती है किसी जगह पे भी, तो ये मैं समझता हूँ कि शायद मुतहम्मल ना हो सके दुनिया इसकी, क्योंकि न्यूक्लियर होनी है। और ये खुदा माफ़ करे, मैं फिर कहूँगा खुदा माफ़ करे ना हो, इसलिए इसको सफारती लिहाज से इन सारी चीज़ों को कर हैंडल देना होना चाहिए। चाहिए, बजाय कि हम वेपन्स का इस्तेमाल करें, मैस डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करें। सैयद साहब, आपने बात की जेरूसलम की और उसके ऊपर ब्लॉक्स की, क्रिश्चियंस और इस्लामिक कंट्रीज़ की। आपको लगता है जो OIC की एक स्टेटमेंट रिलीज़ हुई थी, इट वाज इफेक्टिव इनफ? क्योंकि जब OIC ने स्टेटमेंट रिलीज़ की कि हम नहीं मानते इसको, तो नेतन्याहू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल, उसने कहा कि ये इट्स नॉट, मतलब वो इससे इम्प्रेस नहीं हुई, उनको इस चीज़ से हल्का सा भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपको नहीं लगता कि OIC को या जो मुसलमान ममालिक हैं कुछ ठोस इकदाम उठाने चाहिए इनको, लाइक फॉर एग्जांपल अपनी एम्बेसीज US से रिकॉल कर लें, या सारी अपनी एम्बेसीज पैलेस्टाइन से जो जेरूसलम में जहाँ पे US अपनी बना रही है वहाँ पे सारी अपनी डेवलप कर लें? कुछ ठोस चीज़ें नहीं आपको लगती करनी चाहिए? अच्छा, अब देखना यह है कि तकरीबन 200 ममालिक हैं और इस्लामिक कंट्रीज़ हैं 52 या 55 56 प्लस का। माइनस। अब 200 में से 56 अगर आप निकाल भी दें तो बाकी मेजॉरिटी में कौन आ जाएगा वहाँ पे? अगर देखें, अगर 200 प्लस पूरी दुनिया की कंट्रीज़ हैं, 56 निकाल के उधर चले जाते हैं और बाकी जो है वो चले जाते हैं यरूशलेम वाली साइड पे, इसराइल पे। तो ये मेरा नहीं ख्याल ये कोई सोल्यूशन होगा, क्योंकि अगर हम रिलीजियस भी देखें तो जूस एंड क्रिश्चियंस इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि जो सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट है वो वहाँ पे आना है उन्होंने। तो वो जो कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि इसराइल का नाम कैसे पड़ा, ये तो किताबों में, होली बुक्स में लिखा हुआ है कि इसराइल जो है हज़रत याकूब का नाम जो है वो खुदा ने इसराइल रखा था। तो अब ये तो हो गई एक रिलीजियस चीज़। अब ये पॉलिटिकल सिनेरियो जो बना हुआ है, मैं नहीं समझता कि ये एम्बेसीज को अलग करने से हम बल्कि और ज़्यादा बड़े डिवाइड में चले जाएंगे। हम और ज़्यादा बड़े रिलीजियस डिवाइड में चले जाएंगे कि इस्लामिक वर्ल्ड की सारी एम्बेसीज एक जगह पे आ गई है, दूसरे सारे एक जगह पे आ गए हैं। तो ये तो बिल्कुल बड़ी कॉन्फ्रेंट्रेशन की तरफ हम जाएंगे। ये कोई सोल्यूशन नहीं। मैंने फिर कहा कि ये सोल्यूशन है कुछ देने और कुछ लेने का। ये सोल्यूशन है कि आप सफारती तौर पर इस चीज़ को हैंडल प्रॉपर्ली हैंडल किया जाए, बजाय कि हम बड़े विजिबल तरीके से ब्लॉक्स में डिवाइड हों। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अब हम ग्लोबल विलेज है। अब ग्लोबल विलेज है, हम उनके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। हमारी इकॉनमी उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी इकॉनमी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपने बायकॉट करना है तो आप अपने आप को इस काबिल कर दो कि कल आप कहें कि ना तो हमें उनके जहाज़ चाहिए, ना हमें उनकी टेक्नोलॉजी चाहिए, ना हमें उनके वेपन्स चाहिए, ना हमें उनकी प्रोडक्ट्स चाहिए। तो फिर है कि इकनॉमिकली आप सारे अगर मिलकर उनके ऊपर कर सकते, इकनॉमिक वॉर्स
अदरवाइज आप कहें कि मैं इधर प्रोटेस्ट कर दूंगा, मैं उधर प्रोटेस्ट कर दूँ, इससे उसका क्या फ़र्क कुछ पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहें कि मैं इधर KFC को आग लगा दूं, मैं उसकी क्या, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तानी किसी को फ़र्क पड़ेगा क्योंकि उसकी है KFC, वो फ्रेंचाइज उसने खरीदी हुई है। तो ज़रूरत यह है कि हम अपने आप को इस लेवल पे ले जाए कि हमें उनकी ज़रूरत ना पड़े। जापान ने क्या किया था जब हिरोशिमा पे बम फेंका था उन्होंने, तो उन्होंने बदला नहीं लिया उन्होंने बदला नहीं लिया, उन्होंने इकोनॉमिकली बिल्कुल इकोनॉमिक वॉर लॉन्च की और उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी को डिच की हुए, असरअंदाज हुए उसके ऊपर। बिल्कुल। तो यही है, अगर हम सारे इस्लामिक कंट्री जिसमें हम बसते हैं वो समझते हैं कि हमने इसराइल और अमेरिका से बदला लेना है, तो अपने आप को बढ़ाएं। हाँ, तो बड़ा एक अच्छा मैसेज दिया है साजिद साहब ने। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम आके बात करेंगे किसी एक वज़ीर के बारे में जिन्होंने जाली मेडिकल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम आफ्टर द ब्रेक। हम बात करेंगे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार, जो इस वक्त लंदन के एक हस्पताल में सेहतयाबी की मंजिल को पा रहे हैं। ये पाकिस्तान या दुनिया के वाहिद तरीन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे जिनके अपने अकाउंट सीज्ड हैं और ये पाकिस्तान के अकाउंट साइन कर रहे हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को कहा है कि जी इनके जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं साजिद साहब वेरीफाई किए जाएँ। वेरीफाई हो जाएंगे? देखें, बिल्कुल ठीक एक जेन्युइन ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हमने एक प्रोग्राम में शायद पहले ही बात की थी कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, जब कोई इनका सीरियस केस लगते हैं, नैब में लगे या कहीं भी लग जाए, कोर्ट्स में लगे, दिल में दर्द हो जाती तो दिल में दर्द या किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो गई, पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। और इन साहब का ख़ास तौर पे कि जब इन्होंने अपनी तस्वीरें रिलीज़ की, उसके साथ जो ऑपरेटर्स पड़े हुए हैं वो भी नहीं काम कर रहे, ना मैच कर रहे हैं क्या उस पे। हुआ। हाँ, वो बात हुई थी कि शायद जिस तरह से दिखाया गया है कि ICU में एडमिट हैं या पता नहीं CCU में एडमिट है, तो उस तरह से जो ऑपरेटर्स हैं वो काम कर ही नहीं रहे। से तस्वीरों के लिए फोटो सेशन हुआ है वहाँ पे। जबरदस्त। और ये बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट की है कि उन्होंने कहा कि, और नैब ने मेरे हाल मांगा ये कि दिखाएं कि इनके वाकई रिजल्ट्स ठीक भी हैं। हाँ, अब वो जेन्युइन कैसे बनने हैं वो आपको ही पता है कि काफ़ी सारे ऐसे हैं जहाँ पे मतलब ये क्या कहते हैं, ये कैश या तैश, दो चीज़ें चलाते हैं। ये कैश चला लेते हैं, ना चले तो तैश में आ जाते ऑन द लाइटर नोट सर, पाकिस्तान में वाकई टैलेंट की कमी नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री रन कर रहे हैं, जी जी, ठीक है, फिर माशाल्लाह से और हॉस्पिटल में एडमिट भी हैं, हॉस्पिटल में एडमिट भी कर रहे हैं। एंड प्लस क्या कहना चाहिए, एक्टिंग तो मैं कर रहा हूँ, ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेशन होनी चाहिए। क्योंकि अब मैं समझता अब नैब को और कोर्ट्स को बड़ा स्ट्रिक्ट इसके ऊपर देखना चाहिए कि अगर वो फेक है तो इसकी एक और सजा बनती है, ठीक है ना। वो उसमें बुक करना, जैसे मरियम बीबी ने जाली दस्तावेजात दे दी, तो ये लगता है कि नून वाले भुखलाहट का शिकार है। ये अपना ना तो पेपर ट्रेल दे सकते हैं, मनी ट्रेल दे सकते हैं, ना ही अपनी मेडिकल रिपोर्ट सही दे सकते हैं। तो लेट्स सी कि क्या बनता है। और नून वाले फाटा रिफॉर्म्स भी मुझे नहीं लगता कि वो करना चाह रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो फाटा रिफॉर्म्स हैं, बहुत सीरियस एफर्ट्स हुई उसके ऊपर, और नेशनल असेंबली में बिल पेश हुआ, मगर अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसे मुहरकात हैं, डिले किया जा रहा है क्योंकि ये 247 आर्टिकल के तहत अभी तो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटर हो रहे हैं, और वहाँ के अवाम कह रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे है कि इसको KP प्रोविंस में शामिल किया जाए। उसकी वजह KP में जब शामिल होगा तो वो एक पाकिस्तान के निज़ाम के अंडर आ जाएगा, क्योंकि अभी वहाँ पर गवर्नमेंट की रेट नहीं है, ठीक है।
बेशक उनके नुमाइंदे बैठते हैं मगर वहाँ पे गवर्नमेंट की रेट उस तरह से नहीं है। और जितनी वहाँ से हमारे बॉर्डर्स की क्रॉसिंग हो रही है, स्मगलिंग हो रही है जो पूरे पाकिस्तान में जा रही है, वो आपके फाटा से जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ से, और कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। चेक एंड बैलेंस नहीं है। तीसरी बात जो है कि जो हमारे ऊपर बार बार इल्ज़ामात आते हैं कि वो वहाँ से आ गए, उन्होंने आके अटैक कर दिया, ये हुआ, तो जितनी डिस्टर्बेंस है वो उस चैनल के थ्रू हो रही है, क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर टच करता है। और ये बड़ी ही मैं समझता हूँ एक लॉजिकल और फ्यूचर को सिक्योर करने की बात होगी कि फाटा को केपी में जम किया जाए। मगर इसमें जो चंद रुकावटें नज़र आ रही हैं, ऑब्वियस हैं, वो ये है कि जो वहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं वो बड़े पावरफुल हैं, क्योंकि वो बड़े अरसे से हुक्मरानी कर रहे हैं। देखा जाए तो वो वहाँ के किंग हैं या वहाँ के प्रिंस हैं, बिल्कुल कहा जा सकता है। ठीक है, वो जनाब वहाँ पे इतने फ्री हैं कि वो किसी के साथ भी डील कर सकते हैं फॉर दैट मैटर। अगर तो वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर हों तो उनको चाहिए पाकिस्तान को कि वो कहें कि हाँ ठीक है, हम आपके दायरा कार में आते हैं। मगर अभी ख़तरा ये है कि वहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं वो किसी भी XYZ एक्सटर्नल जो फोर्सेस उनके साथ मिल सकते हैं, और ये आज से नहीं हो रहा, बहुत सालों से हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इसमें हमारे जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं आपकी पॉलिटिकल है, उनको इसको सीरियसली लेना चाहिए। और एक फ़र्द वाहिद जो है जो शायद वहाँ से सीटें निकालता है, फजलुर रहमान साहब, वो उनकी खातर अगर ये सारा स्टेक पे लगा है तो मेरा ख्याल उनको भी चेक करने की ज़रूरत है कि क्या बात है कि रुकावट क्यों डाली जा रही है। और नून इतना वीक है कि एक वहाँ के साहब के साथ करके और पूरे पाकिस्तान को एट स्टेक पे लगाया हुआ उसने। तो मैं समझता हूँ फाटा रिफॉर्म्स जो हैं ये ना सिर्फ फाटा के लोगों के लिए एक नए दिन का आगाज़ होगा, बल्कि पाकिस्तानी कौम के लिए एक नई सूरज का दिन चढ़े का आगाज़ होगा, क्योंकि इससे ना सिर्फ फाटा महफूज होगा, पाकिस्तान महफूज होगा हमारा। तो फजलुर रहमान साहब नहीं चाह रही, बेसिकली उन मुखालफत उन्हीं की साइड से आ रही, बाकी तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो ये क्यों नहीं आ रहा? और फजलुर रहमान साहब ऑब्वियसली आपने जैसे जिक्र किया कि उनका वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वोट बैंक है, तो अगर वो इतने ही सिंसेयर हैं उनके पब्लिक उनके साथ, सो आई गेस इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उनको वोट बैंक के ऊपर। क्या ख्याल है? या फिर जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं वहाँ पर, या फिर ये सारी धांधली हो रही है? देखिए, पावर स्ट्रगल है। जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं वो नहीं चाहते अपनी पावर की ग्रिप को लूज़ करना, राइट, क्योंकि जब गवर्नमेंट आ जाती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है, गवर्नमेंट की रिट इस्टेब्लिश हो जाती है, जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास आएगा। पैसे से ज़्यादा मैं पावर की बात करता हूँ। पावर जो है वो फिर उनसे हट कर, ट्राइबल लीडर से हट कर वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ जाती है, और वो नहीं चाहते कि हमारे जो सदियों से पावर चल रही है उसको ख़त्म किया जाए। और वही लोग हैं जो इनको वोट बैंक जो इनका है, क्योंकि बहुत सारी सीट्स ये ट्राइबल एरिया से जीतते हैं। तो मेरा ख्याल इस वक्त अफराद के इंटरेस्ट से ज़्यादा हमें अपने मुल्क के इंटरेस्ट को देखना चाहिए। सर, कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जैसे आपने पहले कहा था कि आपको इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 7 महीने मांगे हैं, और उन्होंने ऑब्वियसली सेंसस का डेटा भी डिमांड की है नादरा से, आपके स्टेटिस्टिक्स से, तो आपको दिखाई दे रहे हैं इलेक्शंस या फिर अगर हो जाए तो मैं कहता मौजज़ा है कि अगर इतने टाइम फ्रेम में इलेक्शंस करा लें तो बहुत बड़ा मौजज़ा होगा। ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, 7 महीने का तो उन्होंने वैसे ही तैयारी के लिए वक्त मांग लिए ना इलेक्शन तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस अगर करा सकें तो, क्योंकि अभी तो इतने सारे अबहाम हैं, अभी तो पिछले कई हलकों का वही पड़ा हुआ मसला पड़ा हुआ था इनका। तो मैंने जैसे पहले कहा था, मुझे डाउट है, वैसे अगर हो जाए तो बड़ा मौजज़ा होगा पाकिस्तान के लिए, मगर मुश्किल लगता है इस साल में इलेक्शंस होना। साहिद साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की इम्पोर्टेंस इमरान खान ने बहुत हाईलाइट की, और आपको क्या लगता है कि इनको राइट्स मिल जाएंगे वोट्स के, वोटिंग के? देखिए, ये इसको कानून का हिस्सा बनाना पड़ेगा।
वो बासित शाह जो है यूके के, उन्होंने कोई तकरीबन स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे किए पीटीआई के जो प्रेसिडेंट हैं, कोई 28 ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स का, कि इनको करना चाहिए हमें कंट्रीज़ के इनको वोट का हक देना चाहिए, क्योंकि तकरीबन 7.6 मिलियन पाकिस्तानीज़ जो हैं बाहर रहते हैं, तो उस हिसाब से इनका वोट भी है, क्योंकि 18 साल से बड़ी उम्र के स्टैटिस्टिक्स ज़ाहिर अवेलेबल होंगे, तो उनका राइट है, क्योंकि वो आपको फॉरेन एक्सचेंज ला के दे रहे हैं, उनका राइट है कि वो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स के तौर पे काम कर रहे हैं वहाँ पे, उनका राइट है कि वो पाकिस्तान के नुमाइंदों को चुन सकें, क्योंकि अगर वो एक फैमिली बाहर है, बाकी तो ख़ानदान उनका यहाँ पर ही है ना। बिल्कुल, वो उनके रूट्स पाकिस्तान के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो पीटीआई ने पिछले इलेक्शंस में भी इस बात को किया था, अब भी मेरा ख्याल है कर रहे हैं वो। तो ज़रूरत है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, जिनका वोट बैंक भी है बाहर, वो भी करें, ताकि फिर राइट्स की हम जब बात करते हैं तो राइट्स हर लेवल पे हमें देने चाहिए लोगों को। तो मेजर मेजॉरिटी आपको किस पॉलिटिकल पार्टी में दिखती है कि मेजर सपोर्ट इंटरनेशनली मिल सकती है उनको वोटिंग में, अगर ये एक्सेप्ट हो गए? पता नहीं जी, मैं कुछ नहीं कह सकता, सबके अपने अपने स्टैटिस्टिक्स से मैं किसी एक पार्टी के बारे में तो नहीं बात कर सकता, मगर पढ़े लिखे लोग बहुत सारे हैं बाहर। चलें साजिद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी नाजरीन, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे बहन भाई बैरून मुल्क बैठे हैं उनको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे, और इस गुड नोट के साथ, इस दुआ के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।